हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल एंड जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स है जो ऑडिट के सेक्टर में काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए ये वाली सीरीज बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग और एप्लीकेबल रहने वाली है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या शुरुआत की है मैं आपको बता देता हूं। हम लोगों ने एक एजेंडा सेट किया है जहां पर हम लोग एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, जितने भी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं, उनके स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशंस, इन तीन एस्पेक्ट्स के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग तो आपने पढ़ ही लिया होगा, डिस्कशन ऑन स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशन, यानी ईच एंड एवरी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का स्कोप, ईच एंड एवरी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव एंड जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स है, ऐसे जितने भी आपके एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, उन सारे के सारे स्टैंडर्ड्स में जितनी भी नंबर ऑफ डेफिनेशंस दी गई है, उन सारे डेफिनेशंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जब मैंने इनिशियली जब मैंने उन डेफिनेशंस को गिना तो मुझे नंबर मिला 200 डेफिनेशंस का, यानी जितने भी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है उन सारे में मिलाकर 200 डेफिनेशंस है जो कि हम लोग इस सीरीज के दौरान पढ़ेंगे। लेकिन हमने इस सीरीज को दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड, इसको पहले खत्म करेंगे अच्छे से पढ़ के, उसके बाद में हम डेफिनेशंस के ऊपर जंप अप करने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड फिर से रिवाइज करा देता हूं ताकि आप वीडियो में एकदम सही तरीके से जुड़ सको। तो मित्रों, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसने एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। कौन से? सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। वो एप्लीकेबल कहां पे रहने वाला है? एप्लीकेबल इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी करंट पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं। जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है उसकी उस डेटा को हम कहेंगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरे नंबर पे कौन से स्टैंडर्ड्स आते हैं आपके? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, एप्लीकेबल इन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब नाम से आपको पता चल गया कि एक प्रोसेस होती है ऑडिटिंग की, एक प्रोसेस होती है रिव्यू की। दोनों में सब्जेक्ट मैटर हमारा रहने वाला है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एक सेगमेंट में यानी एक प्रोसेस में हम ऑडिट करेंगे, दूसरी प्रोसेस में हम रिव्यू करेंगे। दोनों प्रोसेसेस में फर्क होता है। पॉइंट नंबर 3, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, एप्लीकेबल इन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी तीन प्रकार के प्रैक्टिसेस, यानी तीन प्रकार के काम एक ऑडिटर यानी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। पहला हो गया आपका ऑडिट, दूसरा हो गया आपका रिव्यू और तीसरा हो गया आपका एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ये जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है ये रिव्यू और ऑडिट के अलावा तीसरी प्रोसेस होती है। इसमें और अलग तरीके से काम होता है। इसका भी सब्जेक्ट मैटर हमारा रहने वाला है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी ऑडिटिंग, रिव्यू एंड एश्योरेंस, इन तीनों में एक कॉमन पॉइंट हमारा रहने वाला है। तीनों प्रोसेसेस हम अप्लाई करने वाले हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, कि मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। अभी आप देखो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2001 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। ये हमारा 12 महीनों का फाइनेंशियल ईयर रहेगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट हम कब करेंगे? 31 मार्च 2025 के बाद करेंगे, यानी पूरा फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद में उसका क्रॉस वेरिफिकेशन यानी ऑडिटिंग या रिव्यू या उससे रिलेटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हम कंडक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीरियड हमारा क्लोज हो चुका है उस पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हम ऑडिट करते हैं। जो पीरियड क्लोज हो चुका है उस पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कहा जाता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जो ट्रांजैक्शंस पास्ट में हो चुके हैं। चौथी प्रोसेस क्या होती है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। 4 प्रकार के काम एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग के फील्ड में कर सकता है। ऑडिटिंग, रिव्यू,
एश्योरेंस, ये तीनों प्रोसेसेस का सब्जेक्ट मैटर आपका रहने वाला है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये आपकी चौथी सर्विस होगी। ये एप्लीकेबल रहेगी इन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फाइनेंशियल वर्ड मिसिंग हो गया, आप लोग ध्यान में रखना। एप्लीकेबल इन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स एंड अदर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। यानी ये भी यहाँ पर ये जो रिलेटेड सर्विसेज है, यहाँ पर स्पेसिफिकली हिस्टोरिकल शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, कि रिलेटेड सर्विसेज में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जुड़े काम ही करेगा, लेकिन वहां पे ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही रहेगी। हो सकता है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है वो करंट पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, या फिर हो सकता है वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी फ्यूचर में क्या प्लान्स है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वगैरह वगैरह, फोरकास्टिंग, ये सारे काम हो सकते हैं। तो ऐसे सारे कामों को रिलेटेड सर्विसेज में डाल दिया जाता है। अब ये 4 प्रकार की जो प्रोसेसेस है, इन 4 प्रकार की प्रोसेसेस को एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी देने के लिए 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स हमारे इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हैं। उन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अब ये 4 प्रकार के काम करते समय जो मेरी फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि काम में क्वालिटी काम करूं। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के खुद के वर्किंग के लिए भी एक स्टैंडर्ड इशू किया है, जिसे कहा जाता है SQC1, दैट मीन स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब ये क्लाइंट को एप्लीकेबल नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को एप्लीकेबल रहने वाला है। एप्लीकेबल टू ऑल फर्म्स कंडक्टिंग अबव मेंशन्ड एंगेजमेंट्स, यानी जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 4 सेगमेंट्स में काम करेगा, आइदर साइमल्टेनियसली और इंडिविजुअली, उसे SQC1 हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मित्रों, ये 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोगों ने ऐसे 200 का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं, आप लोग चैनल पे रेफर कर सकते हो। अब इस वीडियो का जो मुद्दा है, हम लोग नए स्टैंडर्ड की शुरुआत करेंगे, ऐसे 210, जिसका नाम है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। अब ये जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, यानी पहला वाला जो हमारा काम होता है ऑडिट का, एसेज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर SREs, फिर SAE, फिर SRS, ठीक है। ऐसे कर करके हम लोग सारे स्टैंडर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा सेगमेंट शुरू है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसमें ऐसे 210 है आपका, जिसका टाइटल है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब इसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिस्कस करने वाले। सो दिस वीडियो विल स्पेसिफिकली बी targeted towards discussing the scope of standard on auditing 210। तो चलो अब हम लोग इसे शांति से पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। हमारा काम करने का यानी पढ़ाई करने का तरीका कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग जो बेयर टेक्स्ट रहेगी, यानी जो ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में दी है, वो पैराग्राफ हम एज इट इज पढ़ेंगे, जो टेक्स्ट वहां पे है, और फिर इन सारे पैराग्राफ्स को प्रॉपरली हम डिकोड करेंगे और ईच की पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। ये हमारा पढ़ाई का पैटर्न होने वाला है। अब एक छोटा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर या नोटिफिकेशन, जो भी आप उसको समझो या अनाउंसमेंट आप समझो, एक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब ये जो स्टडी मटेरियल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज डेवलप फ्रॉम द बेयर टेक्स्ट, यानी CA इंटरमीडिएट के स्टडी मटेरियल से या CA फाइनल के स्टडी मटेरियल से मैंने इसे प्रिपेयर नहीं किया है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट होती है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की, उसको रेफर करके मैंने इसे प्रिपेयर किया है। सो ये चीज़ जो है वो आपको CA, आइदर आपको CA इंटरमीडिएट में एप्लीकेबल होगी या CA फाइनल में, यानी जो स्टैंडर्ड जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट ने बाइफरकेट किया है, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको इंटरमीडिएट में पढ़ने हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको फाइनल में पढ़ने है ना। तो इस हिसाब से जो भी बाइफरकेशन रहेगा वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए एकदम प्रोफेशनल लाइफ में भी, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी एप्लीकेबल होने वाली है। तो एकदम ध्यान से पढ़ना है इसको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, हमारा सोर्स क्या है, बेयर टेक्स्ट
एसेज इशूड बाय ICAI। अब ये जो स्कोप ऑफ एसे 210 है जिसका टाइटल है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 1 में, और उसका एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है जिसको कहा जाता है A1, यानी पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ A1 ऑफ एसे 210, इन दोनों को मिला के हमें स्कोप ऑफ एसे 210 के बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर भी जो स्कोप वाला पोर्शन है, यहां पर भी मैंने पैराग्राफ 1 की एज इट इज टेक्स्ट उठाई है और पैराग्राफ A1 की एज इट इज टेक्स्ट उठाई है। बस इस स्टडी मटेरियल में इंप्रूवमेंट क्या है कि मैंने पॉइंट वाइज इसको अरेंज किया है, हर एक पॉइंट को हेडिंग प्रोवाइड किया है जो कि आपको ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। तो ये वाला थोड़ा सा इंप्रूव वर्जन आप कह सकते हो। तो पैराग्राफ 1 क्या कहता है, स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, यानी पैराग्राफ 1 का पहला जो स्टेटमेंट है वो आपको ऐसे 210 का स्कोप डायरेक्टली बता देगा। दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग deals with auditors' responsibilities in agreeing the terms of the audit engagement with management and where appropriate those charged with governance। यानी ऐसे 210 जो है वो आपको ऑडिटर की जिम्मेदारी है, यानी ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। अब ऑडिटर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है कि जब भी एक क्लाइंट किसी ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो एक अपॉइंटमेंट लेटर बनाना पड़ता है ताकि आपके पास सारा रिटर्न रिकॉर्ड रहे कि कौन सी चीजों पे आपने अग्री किया था, ताकि आगे चल के कोई डिस्प्यूट ना हो। This standard on auditing deals with auditors' responsibilities in agreeing the terms of the audit engagement with management and where appropriate those charged with governance। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो मित्रों एक मिनट में आपको यहाँ पर क्लास नोट्स तैयार कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे क्रिएट हो चुके हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब यहाँ पर 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती है किसी भी एंगेजमेंट में, बेसिकली 2, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 कैसे होती है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, ठीक है। ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एक मैनेजमेंट रहेगी, ये हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है, और इसमें आपके 2 लोग इन्वॉल्व रहेंगे, ओनर्स और दूसरा आपका रिस्पॉन्सिबल पार्टी रहेगा मैनेजमेंट ऑब्लिक दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, यानी जिन पर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने की जिम्मेदारी होती है। ये हो गई आपकी मित्रों पहली पार्टी, पहली रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है। ये एक बेसिक हमने समझ लिया। अब हमारे दूसरे तरफ होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ये हमारा होता है ऑडिटर। ऑडिटर की होती है एक टीम जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे कि उनके आर्टिकल्ड असिस्टेंट्स, उनके सीनियर एम्प्लॉयज, उनके पार्टनर्स या फिर कोई एक्सपर्ट। तो इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे पता चल गया। अब जब भी ये ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स है या मैनेजमेंट है साल भर काम करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर वो लोग क्या करते हैं, साल भर की जो अकाउंटिंग होती है उसके बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करने का काम यानी चेकिंग करने का काम, ऑडिट करने का काम उसको सौंपा जाता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। और चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जो होते हैं बेसिकली क्या होता है, ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो एक सर्विस अग्रीमेंट तो होना चाहिए ना। तो आप कह सकते हो कि हमारी भाषा में सर्विस अग्रीमेंट को हम एक अपॉइंटमेंट लेटर कह सकते हैं। उस अपॉइंटमेंट लेटर में सारी की सारी बातें लिखी होगी। ऑडिट का स्कोप क्या है, कितने दिनों में समाप्त करना है, ऑडिट शुरू कब करना है, कौन से एम्प्लॉयज आप लाने वाले हो, पूरा रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा। और आप कौन से डेट को आओगे, कौन से डेट को ऑडिट खत्म होगा, कौन से डेट को ऑडिट रिपोर्ट आप प्रोवाइड करोगे, वो सारी के सारी डिटेल्स, आपकी फीस, स्कोप ऑफ ऑडिट, लोकेशंस ऑफ ऑडिट, किस किस जगह पे जाके आपको ऑडिट करना है, वहाँ अकोमोडेशन क्या रहेगा, आपके एक्सपेंसेस क्या रियम्बर्स होंगे, जितने भी एस्पेक्ट्स आपके हो सकते हैं वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स
ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर में कैप्चर किए जाते हैं। ये बेसिक चीज हमें पहले स्टेटमेंट से पता चल गई। तो एक बेसिक हमने क्रिएट कर लिया है यहां पर। This standard on auditing deals with auditors' responsibilities in agreeing the terms of audit engagement। यानी जब भी कोई व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के पास आता है टू अपॉइंट देम एज द ऑडिटर्स, तो कुछ जिम्मेदारियां होती है जो ऑडिटर को फुलफिल करनी होती है, उसी के बारे में ऐसे 210 आपको बताता है। अब वो अग्रीमेंट किसके साथ करना है? अपॉइंटमेंट लेटर, यानी अथॉरिटी कौन है? ऑडिटर को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कौन हो सकती है? तो वो हो सकते हैं मैनेजमेंट और वेयर एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो इन लोगों के साथ आपको जब अपॉइंटमेंट करोगे तो प्रॉपरली दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के और जो मैनेजमेंट है जिसके पास ऑडिटर को अपॉइंट करने की अथॉरिटी है, उनके सिग्नेचर भी आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे होने चाहिए। ये बेसिक चीज हमें स्टेटमेंट 1 से पता चल गई। तो ऐसे 210 ने एक हमें ओवरव्यू बता दिया है कि ऐसे 210 में आने वाले जितने भी आपके डिस्कशंस होंगे वो किन से रिलेटेड होने वाले हैं। फिर दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है पैराग्राफ 1 का? एस्टैब्लिशिंग प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, यानी ऑडिट को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक तैयारियां होती है, प्री कंडीशंस होती है, उन्हें एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या कहते हैं, देखो, दिस इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग दैट सर्टन प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, responsibility for which rest with management and where appropriate those charged with governance are present। अब ये जो preconditions for an audit है, यानी ऑडिट की प्रोसेस का एक प्रीमाइस होता है, वो प्रीमाइस आपको ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या होती है। तो ऑडिटर को, यानी हमारे ऑडिट की भाषा में हम उसे कहते हैं, यानी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, 2 प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, 2 पार्टीज इन्वॉल्व है तो 2 प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑडिटर एंड ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। करेक्ट, 2 एस्पेक्ट्स हमने सेटल कर लिए। अब ये वाला जो ऐसे का पॉइंट है, एस्टैब्लिशिंग प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, तो ये वाली जो प्री कंडीशंस है ये बताती है कि मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारियां है, ये ऑडिटर ने पहले मैनेजमेंट के साथ अग्री कर लेना चाहिए, एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्री कंडीशंस है, वो रिलेट करती है आपके प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यानी ऑडिटर पहले मैनेजमेंट के साथ जाएगा, वो बता देगा कि देखो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी आपकी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन फॉर ऑडिट के लिए मुझे जरूरी होगी वो सारी चीजों का आप एक्सेस दोगे, जब भी मैं इंफॉर्मेशन मांगूंगा आप एक्सेस दोगे, जहां पे भी आपका कोऑपरेशन मुझे लगेगा आप कोऑपरेट करोगे। इस तरीके की सारी जिम्मेदारियां जो होती है वो रेस्ट करती है मैनेजमेंट के साथ, और यही होती है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। यानी जब तक मैनेजमेंट अपनी खुद की जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करके ऑडिटर के साथ उसके ऊपर अग्री नहीं करता है, ऑडिटर को कंसेंट नहीं देता है कि हाँ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें समझ में आ गई है विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट और हम उसे पूरा करेंगे, तो जब तक ये प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट यानी प्रीमाइस फॉर ऑडिट फुलफिल नहीं होता है, तब तक किसी भी ऑडिटर ने कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, ये मीनिंग होता है एस्टैब्लिशिंग प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट का। फिर से एक बार पढ़ो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दिस इंक्लूड्स establishing that certain preconditions for an audit, responsibility for which rest with management, यानी कुछ ऑडिट की प्री कंडीशंस होती है, इसका मतलब मैनेजमेंट की खुद की कुछ जिम्मेदारियां होती है, जब तक मैनेजमेंट वो जिम्मेदारियां पूरा करने का अग्रीमेंट यानी साइन यानी कंसेंट नहीं देती, तब तक ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट ना करे। वेयर एप्रोप्रिएट दो चार्ज विद गवर्नेंस आर प्रेजेंट। अब ये जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां है यानी प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट है, ये आपको मिलेगी ऐसे 210 के पैराग्राफ नंबर 6 में, और उसका फर्दर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर A2 से लेकर A20 तक। ठीक है, फॉर डिटेल डिस्कशन ऑन प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है कि ऑडिट की प्री कंडीशंस क्या होती है, मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या होती है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर क्लियरली ये बताएगा, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होगी कि भाई एज एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना है, और फिर मुझे डिसाइड करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट
वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर प्रेजेंट है या नहीं, और फिर मुझे डिसाइड करना है कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने हैं। जब मेरा ये काम हो जाएगा उसके बाद मैं अपने ऑडिट फाइंडिंग्स को अपने ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट करूंगा। ये होती है ऑडिटर की जिम्मेदारी। तो ऑडिटर उन्हें ये भी बताएगा कि मेरी यानी ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्लैरिटी के साथ अग्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसे कलेक्टिवली कहा जाता है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। अगर इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको पैराग्राफ 6 और पैराग्राफ A2 से लेकर A20 तक पढ़ना पड़ेगा। अभी हमारा मुद्दा क्या है, हम केवल और केवल स्कोप ऑफ ऐसे 210 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपके पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर A2 से लेकर A20 तक डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उसे आप पढ़ सकते हो, आपका नॉलेज एनहांस होगा। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या जानकारी देता है पैराग्राफ 1 में, ऐसे 220 का रेफरेंस देता है। ऐसे 220 डील with those aspects of engagement acceptance that are within the control of the auditor, refer para A1। यानी नीचे दिया गया पैरा A1 जो कहे, यहां पर आपको जो चीजें बताई गई है वो पैराग्राफ A1 में कवर की गई है और वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 हमें बता देता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट एंगेजमेंट। 2 इंटरेस्टेड पार्टीज रहेंगी ऑडिटर को जिनके साथ अग्रीमेंट करना है, पहला तो मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो अब हमने जो बेसिक चीज यहाँ पर क्रिएट की थी तो हमें पता चल गया पार्टी नंबर 1 इज दिस एंड पार्टी नंबर 2 इज दिस। फिर हमें पता चला कि भैया यहाँ पर कुछ प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट होती है। यानी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ जिम्मेदारियां आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब वो जो जिम्मेदारियां है वो 2 लोगों के पास होती है। पहली तो जिम्मेदारियां रहेगी आपकी मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास, और दूसरी जिम्मेदारी फुलफिल करनी पड़ने वाली है ऑडिटर को। तो जो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां है उसे कहा जाता है ऐसे 210, वो आपको मिलने वाली है पैराग्राफ नंबर 6 और A2 से लेकर A20 तक, ये आपको मिलेगा ऐसे 210 में। यानी मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारियां है वो आपको मिलेगी ऐसे 210 में। अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है, रेफरेंस टू ऐसे 220 deals with those aspects of engagement acceptance that are within the control of the auditor। यानी कुछ जिम्मेदारियां ऑडिटर साहब की होने वाली है और जो जिम्मेदारियां ऑडिटर साहब की होने वाली है वो आपको मिलने वाली है ऐसे 220 में। यानी कुल मिलाकर जो टोटल प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आपका होता है वो आपको साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा, ऐसे 210 और ऐसे 220। तो 2 सिनेरियोज, 2 पार्टीज यहाँ पे ऐसे 210 ने पहले ही पैराग्राफ में एस्टैब्लिश कर दी। एक होता है ऑडिटर, दूसरा होता है मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। जब भी कोई ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में बात होगी एक अग्रीमेंट होगा जिस अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस आप रिटर्न फॉर्म में लिखोगे, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को कहा जाता है ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर। उसमें सारी चीजें रिलेटेड टू ऑडिट लिखी रहेगी। तो प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, कुछ प्री कंडीशंस की जिम्मेदारियां होती है मैनेजमेंट के ऊपर जो आपको ऐसे 210 में पता चलेगी। सर्टन प्री कंडीशंस रिलेटेड टू ऑडिट, कुछ जिम्मेदारियां होती है ऑडिटर के ऊपर जो ऑडिटर को खुद को फुलफिल करनी होती है, जो आपको मिलने वाली है ऐसे 220 में। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो पैराग्राफ नंबर 1 हमारे सामने सेटल कर देता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ऐसे 220 का नाम लिया गया है तो ऐसे 220 फुटनोट नंबर 1 हमें रेफर करनी है। तो फुटनोट नंबर 1 क्या कहती है, ऐसे 220 है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जब भी आप ऐसे 220 की बात करोगे क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके साथ साथ आपको हमेशा बात करनी है SQC 1 की,
जो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेबल टू ऑल फर्म्स कंडक्टिंग अबव मेंशन्ड एंगेजमेंट्स। यानी यहाँ पर भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए SQC1 है, लेकिन ये जो यहाँ पर SQC1 जो है वो आपके क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है ओवरऑल फर्म के लेवल पर, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म होती है उसके ओवरऑल क्वालिटी, जितने भी आप काम करोगे वो सारे काम के क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करता है SQC1। सो दिस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। और ऐसे 220 जो है, ऐसे 220 का हेडिंग क्या है यहाँ पर, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऐसे 220 का जो स्कोप है वो ओवरऑल चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स के तरफ नहीं है, वो केवल और केवल सीमित रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट तक। तो ये दो चीजें आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। SQC1 और ऐसे 220 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है CA फाइनल के लिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में क्वालिटी कंट्रोल में आपका सारा इसी के बारे में डिस्कशन रहने वाला है। तो ये बेसिक डिफरेंस ऐसे 220 और SQC1 में मैंने आपको बता दिया। SQC1 जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के ओवरऑल वर्किंग के क्वालिटी के बारे में बात करता है, और ऐसे 220 जो है वो केवल और केवल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिविजुअल ऑडिट के बारे में बात करता है, वो ओवरऑल फर्म के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो मित्रों ये बेसिक ओवरव्यू आपका मैंने, जो हम लोगों ने बेयर टेक्स्ट पढ़ी थी, उस बेयर टेक्स्ट का जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ को डिकोड करने के बाद हमें 3 मुद्दे उससे मिले, और इसीलिए हमने उन मुद्दों को इन 3 पॉइंट्स में आपके सामने रखा। तो पैराग्राफ 1 एक बार मैं आपको समरी बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 हमें 2 पार्टीज के बारे में बताता है। पहला ऑडिटर, दूसरा है मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये 2 प्रकार की पार्टीज होती है। कोई भी ऑडिट का काम शुरू करने से पहले कुछ जिम्मेदारियां होती है, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ऑडिटर की और मैनेजमेंट दोनों की। उसे कहा जाता है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। तो जो प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट है, जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों से रिलेटेड पोर्शन है, वो आपका ऐसे 210 में कवर होता है, पैराग्राफ नंबर 6 से लेकर 820, A2 से लेकर 820 तक। और जो जिम्मेदारियां ऑडिटर की है वो आपकी ऐसे 220 में कवर होती है। और इस तरीके से आपका बाइफर्केशन पूरे सिनेरियो का होता है। कौन सा वाला टॉपिक, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। यानी ऑडिट एंगेजमेंट ये जो एक प्रकार की सर्विस है, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, उसके ऊपर जो एग्रीमेंट होगा, उसके लिए ऐसे 210 बनाया गया है। अब यहाँ पर जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है वो क्या रेफरेंस देता है, ऐसे 220 डील्स विद दोज एस्पेक्ट्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस दैट आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑडिटर। और यहाँ पर आपको बताया गया है रेफर पैराग्राफ नंबर A1, यानी इस पूरे पोर्शन के लिए पैराग्राफ नंबर A1 को हमें रेफर करना पड़ेगा। पैराग्राफ नंबर A1 क्या कहता है, यहाँ पर भी हमें 3 बातें, यानी जो प्लेन टेक्स्ट थी वहां पे मुझे 3 मुद्दे दिखे, तो मैंने 3 पॉइंट्स में उसको अरेंज किया है। पहला पॉइंट क्या कहता है, कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। यानी जब भी कोई ऑडिटर एश्योरेंस एंगेजमेंट का काम लेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस फुलफिल होने से पहले उस एश्योरेंस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करना। एश्योरेंस एंगेजमेंट्स विच इंक्लूड ऑडिट एंगेजमेंट्स, यानी यहां पर उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि एश्योरेंस एंगेजमेंट इंक्लूड ऑडिट एंगेजमेंट्स, ठीक है, तो इसमें ऑडिट का काम भी कवर हो गया है। Assurance engagement which include audit engagements may only be accepted when the practitioner considers that relevant ethical requirements such as independence and professional competence will be satisfied and when the engagement exhibits certain characteristics। अब ये जो characteristics है इसके फुटनोट नंबर 9 आपको रेफर करना है, जो है फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट पैराग्राफ नंबर 16। अब वो वहाँ पे क्या दिया है, मैंने वहाँ पे हमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे हम, बस एक रेफरेंस आपको बता दिया है कि अगर इसको डिटेल में समझना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट पैराग्राफ नंबर 16, यानी पैराग्राफ नंबर 16 का मटेरियल उठा के इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर आपके लिए रिप्रेजेंट किया है। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट विच इंक्लूड ऑडिट एंगेजमेंट में ओनली बी एक्सेप्टेड, यानी एश्योरेंस एंगेजमेंट जिनमें ऑडिट एंगेजमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है, में ओनली बी एक्सेप्टेड व्हेन द प्रैक्टिशनर कंसिडर्स, यानी तभी आप एक्सेप्ट करना जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसीडर करता है कि रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट सच एज इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विल बी सेटिस्फाइड। यानी
ऐसे ही एंगेजमेंट, ऐसे ही एश्योरेंस एंगेजमेंट्स या ऑडिट एंगेजमेंट को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जहां पे आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने वाली है, यानी जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो फुलफिल होगा, जो एथिक्स होते हैं वो फुलफिल होंगे, और जो आपकी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यानी ऑडिटर ने ये भी देखना चाहिए कि भाई खुद के पास उस तरह की एंगेजमेंट को परफॉर्म करने का, सर्विस प्रोवाइड करने का एक्सपीरियंस, नॉलेज बेस, रिसोर्सेस है कि नहीं है। सिर्फ कमर्शियली नहीं सोचना है कि भाई पैसा मिलेगा तो काम कर देता हूं, ऐसा नहीं। आपको दो तीन एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। पहला, आपको कोई भी काम तभी एक्सेप्ट करना है, बेसिकली कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट करना है जब आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी, नंबर 1। जब आपका इंडिपेंडेंस हमेशा मेंटेन रहेगा, यानी स्टेट ऑफ माइंड एंड विजिबली एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और आपके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, है ना। यानी क्या, आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए, आपके पास टीम मेंबर्स होने चाहिए, आपके पास उतने जितने भी रिसोर्सेस लगते हैं, नॉलेज बेस होता है, कॉम्पिटेंस होता है, स्किल्स होती है, तो कोई भी काम करने के लिए आपके पास वो सारा एक इकोसिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से कोई भी एंगेजमेंट को परफॉर्म कर पाओगे। तो ये तीन चीजें हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये तीन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। और एंड व्हेन द एंगेजमेंट एग्जिबिट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको पता चलेंगे फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट के पैराग्राफ नंबर 16 में। अभी हम लोग वहां पे नहीं जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 हमें क्या कहता है पैराग्राफ नंबर 8.2 का, एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑडिटर्स कंट्रोल। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज in respect of ethical requirements in the context of acceptance of an audit engagement and in so far as they are within the control of the auditor are dealt within SA 220। यानी ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड चीजें हैं, यानी ऑडिटर की जो जिम्मेदारी होती है एक ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में, उससे जो चीजें ऑडिटर के कंट्रोल में है, जो चीजें ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आती है, वो आपकी कवर की गई है SA 220 में। SA 220 का हेडिंग क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पर इस पैराग्राफ में आपको क्या कहा गया है? एस्टैब्लिशिंग प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। यहां पर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी गई है, और आने वाले पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर A2 से लेकर A20 तक सारे के सारे मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट या टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इसी स्टैंडर्ड में डिस्कस हो गई है। अब ये पॉइंट हमें क्या बताता है? द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, यानी कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करने से पहले आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां है जिसमें एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड होती है in the context of acceptance of an audit engagement and in so far as they are within the control of the auditor are dealt within SA 220। यानी ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां होती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, वो आपको डिटेल में SA 220 में पढ़ाई गई है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एंटिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो चीज यहां पर बताई गई है वही यहां पर एक्सप्लेन की गई है। दिस essay डील्स विद दोज मैटर्स और प्रीकंडीशंस दैट आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी एंड अपॉन विच इट इज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर एंड द एंटिटीज मैनेजमेंट टू अग्री। अब यहां पर नेसेसरी कहा गया है, कंपलसरी आप समझ सकते हो कि अगर उसमें आपका कुछ डिसएग्रीमेंट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो ऐसे केसेस में ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट मत कर लेना, ताकि क्योंकि आगे चल के फिर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो मित्रों ये है आपके SA 210 का एक ओवरऑल स्कोप का ओवरव्यू, यानी पैराग्राफ 1 में आपको SA 210 का स्कोप ऑफ ऐसे मिलता है, उसको हमने डिस्कस किया। 3 बातें हमें पता चली कि दो पार्टीज होती है, ऑडिटर, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इनकी दोनों की रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कुछ जिम्मेदारियां होती है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों को प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट कहते हैं, ऑडिटर की जिम्मेदारियों को एथिकल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, और
प्री कंडीशंस जो है वो ऐसे 210 में ही डिस्कस हो चुकी है, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो होती है, जो ऑडिटर के कंट्रोल में होती है, वो ऐसे 220 में डिस्कस की गई है। उसके बाद में, और इसी पूरी समरी को आपको यहाँ पर पॉइंट में, एक ही पॉइंट में उन्होंने समराइज करके बता दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में जो बेयर टेक्स्ट होती है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसका एक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में तैयार हो गया है। हम इस टेक्स्ट के साथ फैमिलियर हो गए, हमारा परिचय हो गया है इस टेक्स्ट के साथ। अब हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ 1 जो है उसको एकदम बढ़िया तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डिकोड करेंगे, की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन की पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि ऐसे 210 का स्कोप वाला जो पोर्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए। तो पैराग्राफ 1 का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, स्कोप ऑफ दिस एसे। पॉइंट नंबर ए, अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ आपको ध्यान देना है। द स्टैंडर्ड आउटलाइंस द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी in establishing the terms of audit engagement with management and if applicable with those charged with governance। अब यहाँ पे simplified language में हमें पता चला कि भैया ये जो स्टैंडर्ड है ऐसे 210 agreeing the terms of audit engagement, ये आउटलाइन करता है, यानी ये हमें फ्रेमवर्क देता है, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग व्हाट, हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग ऑडिटर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन establishing the terms of audit engagement with management and if applicable with those charged with governance। यानी ऑडिट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे एंगेजमेंट के, अपॉइंटमेंट के, वो ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप जाके मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे और फाइनलाइज करोगे। ठीक है। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, द स्टैंडर्ड मेक इट क्लियर दैट this engagement is made not only with management but also where applicable with those charged with governance। यानी जो स्टैंडर्ड ऐसे 210 की जो भाषा है, उस भाषा का इंटरप्रिटेशन ऐसे होता है कि मैनेजमेंट में where applicable those charged with governance, यानी जिनके ऊपर डेली ऑपरेशंस की जिम्मेदारी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी मैनेजमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स the auditors need to formally establish an understanding of the audit scope, objective and respective responsibilities before commencing the audit। यानी ऑडिट शुरू करने से पहले ये अनिवार्य हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है एक ऑडिटर के लिए कि वो अपने ऑडिट का स्कोप, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स और रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी ऑडिटर की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वेयर एप्लीकेबल दोज चार्ज विद गवर्नेंस वालों की जिम्मेदारियां क्या होती है, एकदम क्लियर कट लैंग्वेज में आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेना चाहिए। मैनेजमेंट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द एंटिटीज एक्टिविटीज। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एक्टिविटीज को एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है। दोज चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऐसे 210। इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस governance is overseen by board or audit committee separate from management which could be involved in determining the audit terms। यानी कहीं कहीं हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जिसमें गवर्नेंस की जिम्मेदारी जो है वो बोर्ड या ऑडिट कमिटी के ऊपर भी होती है। यानी अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट गवर्नेंस की जिम्मेदारियां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी के ऊपर भी हो सकती है। सेपरेट, ये दोनों सेपरेट फ्रॉम यानी मैनेजमेंट से अलग एंटिटीज होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विच कुड बी इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग ऑडिट टर्म्स। यानी दोज चार्ज विद गवर्नेंस के पास भी पावर हो सकती है, उनमें अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट हो सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमिटी। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट किसी ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो उसमें बोर्ड या ऑडिट कमिटी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है टू डिसाइड द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट।
तो इसीलिए हमें पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर 2 में क्लैरिटी के साथ ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी ऑडिट या किसी भी एंगेजमेंट जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, किसी भी काम को एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि आपका इंटरेक्शन मैनेजमेंट एंड दोष चार्ज विद गवर्नेंस के साथ किस तरीके का होगा। आपको काम को शुरू करने से पहले ही दो चीजें एस्टैब्लिश कर लेनी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी और मैनेजमेंट एंड दोष चार्ज विद गवर्नेंस वालों की जिम्मेदारी। उसके साथ साथ आपको ऑडिट का स्कोप, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें एकदम क्लैरिटी के साथ काम शुरू करने से पहले अपॉइंटमेंट लेटर में इनकी पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? एस्टैब्लिशिंग प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। अब यहां पर जो प्री कंडीशंस की बात हो रही है, प्री कंडीशंस इस ऐसे 200 में प्री कंडीशंस का मतलब होता है मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां। ठीक है, ये बात आप हमेशा दिमाग में फिक्स रखना। Establishing preconditions for an audit. The auditor must ensure that certain conditions or preconditions for an audit are met. These preconditions are vital because they establish whether an audit is feasible and whether the auditor will be able to perform their duties effectively. कहाँ खो गया? हाँ, यहाँ पर फिर से पढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा हम लोग भटक गए, डिस्टर्ब हो गए। Establishing preconditions for an audit. The auditor must ensure that certain conditions or preconditions for an audit are met. These preconditions are vital because they establish whether an audit is feasible and whether the auditor will be able to perform their duties effectively. तो ये जो preconditions है ना, इसको एस्टैब्लिश करने से हमें फायदा क्या होगा, हमें क्या जानकारी मिलेगी, क्या वैल्यू एडिशन मिलेगी। तो जब भी ऑडिट को शुरू करने से पहले आप ऑडिट से रिलेटेड प्री कंडीशंस को जब एस्टैब्लिश करते हो तो आपको दो फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता चलेगा कि ऑडिट करना फिजिबल है या नहीं, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, उसमें आप कुछ वैल्यू एडिशन कर पाओगे एज एन ऑडिटर की नहीं। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ ऑडिट आपको पता चल जाएगी। और दूसरा पॉइंट, जो हमारे ऑडिटर साहब है, क्या वो ऑडिटर साहब एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ऑडिट को परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब आप प्री कंडीशंस को एस्टैब्लिश करोगे, आपको फिजिबिलिटी के बारे में पता चलेगी कि यानी वो इस तरीके का ऑडिट करना प्रैक्टिकल है या नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, ये पता चलेगा पॉइंट नंबर 1 में। और दूसरा आपको पता चलेगा कि ऑडिटर साहब इफेक्टिवली इस ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये दो चीजें हमें प्री कंडीशंस एस्टैब्लिश होने के बाद आइडिया आ जाता है। फिर यहां पर क्या कहा गया है? रेफर ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पैराग्राफ नंबर 6 से पैराग्राफ नंबर 6 और एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में पैराग्राफ नंबर A2 से लेकर A20 तक फॉर डिटेल डिस्कशन ऑन प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट। तो ये जो यहाँ पर हमारा मुद्दा क्या है? केवल और केवल स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशंस। तो पैराग्राफ नंबर 6 जो है वो इनमें से किसी में भी अप्लाई नहीं हो रहा, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आप में वो इंटरनल ड्राइव है, आप में वो इंटरनल मोटिवेशन है कि नहीं मुझे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ ही समझ लेना है, तो आपको प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का बेयर टेक्स्ट है वो आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब ये जो हो गया, ये एक्सप्लेनेशन हो गया आपके पैराग्राफ नंबर 1 का। यानी यहां पर जो पैराग्राफ नंबर 1 दिया हुआ है 3 पॉइंट्स का, इन 3 पॉइंट्स का हमने डिकोड करके उसका एक डिटेल में सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश की है। अब हम लोग फोकस करेंगे पैराग्राफ नंबर A1 के ऊपर, उसको डिकोड करेंगे और उसमें और हमें क्या क्या की पॉइंट्स मिलते हैं वो देखेंगे। तो पैराग्राफ नंबर A1 क्या कहता है? कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। पैराग्राफ नंबर A1 के शुरुआती पैराग्राफ में ही कहा गया था कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में ऑडिट एंगेजमेंट भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है देखो, कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एश्योरेंस एंगेजमेंट। सबसे पहला तो एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल होने चाहिए। अब एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें होती है? The first key point stresses that the auditor must assess whether the relevant ethical requirements are met before agreeing
टू एनी एश्योरेंस एंगेजमेंट इंक्लूडिंग एन ऑडिट। यानी किसी भी तरीके का काम लेने से पहले आप सबसे पहले भैया ये देखो कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपके ये काम करते समय में फुलफिल होने वाली है या नहीं होने वाली है, एक अंदाजा लगाओ। दिस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड, यानी एथिकल रिक्वायरमेंट्स में आपको क्या क्या चेक करना है, तो सबसे पहला आपको खुद का स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस चेक करना पड़ेगा। द ऑडिटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी throughout the engagement. This ensures that the audit opinion is unbiased and reliable. तो जब हमने सीए इंटरमीडिएट लेवल पे ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस ऑडिट की डेफिनेशन में हमें ये पता चला था कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंस मतलब क्या, कि एज एन ऑडिटर मेरा जो ऑडिट ओपिनियन है वो किसी और व्यक्ति के इच्छाओं के अनुसार ना हो। वो एविडेंस, मैंने जो ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन किया है, उस ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर जो मैंने रीजनेबल एश्योरेंस को गेन किया है, उस रीजनेबल एश्योरेंस के बेसिस पर मेरा ऑडिट ओपिनियन बने। ऐसे ऑडिट ओपिनियन को हम कहते हैं अनबायस्ड ऑडिट ओपिनियन। अगर किसी और व्यक्ति के इच्छा के अनुसार अगर मैं अपना ऑडिट ओपिनियन बना रहा हूं, या अगर मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं और उस कंपनी का ओनर मेरा रिलेटिव है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि नेचुरल जो फैमिली रिलेशन है उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। या फिर अगर मैंने उसी कंपनी के 10-15 लाख रुपए के शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो ऐसे केसेस में फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के वजह से भी मैं उस कंपनी का अनबायस्ड तरीके से ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे कोई सिनेरियोज होते हैं जहां पर मेरा इंडिपेंडेंस यानी अनबायस्ड या न्यूट्रल नेचर जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो बेसिकली आपको अपना इंडिपेंडेंस एज एन ऑडिटर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट में सबसे पहली एथिकल रिक्वायरमेंट होगी आपकी इंडिपेंडेंस की। दूसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी आपके खुद के पास नॉलेज बेस होना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और आपके पास रिलेवेंट रिसोर्सेस होने चाहिए, ताकि आप एक स्पेसिफिक कॉस्ट को इनकर करके और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस एंटिटी का ऑडिट इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड क्वालिटेटिव तरीके से फुलफिल कर पाओ, यानी कंप्लीट कर पाओ। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में दो चीजें आपको हमेशा याद रखना है, पहला तो इंडिपेंडेंस और दूसरा होता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस का मतलब तो हमने पढ़ लिया, अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है। द ऑडिटर मस्ट पोजेस द नेसेसरी नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू कंडक्ट द ऑडिट। तो ऑडिटर के पास 3 प्री रिक्विजिट चीजें होने चाहिए। कौन सी? necessary knowledge, necessary skills and necessary experience to conduct the audit. This guarantees that the auditor is capable of performing the work according to the professional standards. तो जो भी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, या फिर जो हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, उनके अनुसार हमें काम करते आना चाहिए। तो मित्रों, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आपको इंडिपेंडेंस और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये दोनों चीजें हमेशा आपकी ग्रीन टिक में यानी टिक मार्क होनी ही चाहिए। इसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें ऑडिट एंगेजमेंट भी इंक्लूड होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट्स। एडिशनली द एंगेजमेंट मस्ट एग्जिबिट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस and the entity's willingness to fulfill its responsibilities that make it appropriate for an assurance engagement। अब पैराग्राफ नंबर A1 में कुछ चीजें बताई गई थी, वो चीजें क्या थी एक बार रिवाइज करो। द एंगेजमेंट मस्ट एग्जिबिट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कुछ वर्डिंग यहां पर कहा गया था, जो कि हमारा फुटनोट नंबर 9 में हमने देखा था। क्या कहता है ये, द ऑडिट, हाँ, एश्योरेंस एंगेजमेंट विच इंक्लूड ऑडिट एंगेजमेंट में ओनली बी एक्सेप्टेड व्हेन द प्रैक्टिशनर कंसीडर्स दैट रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो इसी का एक्सप्लेनेशन हमने क्या देखा, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स में आपको इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये दोनों चीजें हमेशा टिक मार्क होनी चाहिए। उसके बाद सच एज इंडिपेंडेंस एंड विल बी सेटिस्फाइड एंड when the engagement exhibits certain characteristics। अब यहाँ पे वो certain characteristics कौन से है वो यहाँ पे नहीं बताया गया था। उन्होंने क्या कहा था,
फुटनोट नंबर 9 देखो, यानी फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट का पैराग्राफ नंबर 16 देखो। अब कौन पैराग्राफ 16 में जाए, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन तैयार कर लिया। तो वो जो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट्स होते हैं उसमें आपको देखना चाहिए, द एंगेजमेंट मस्ट एक्सिबिट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नंबर 1 द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, यानी जब आप काम करोगे तो आपके पास वो कैपेबिलिटी, आपको इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलना चाहिए, आपके साथ एम्प्लॉयज ने कोऑपरेट करना चाहिए, तभी आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को गैदर कर पाओगे। अगर आपके पास आपको इंफॉर्मेशन का एक्सेस ही नहीं मिलेगा तो आप किसका क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे, आप काम ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो चीज यहाँ पर कवर होती है। एंड द एंटिटीज विलिंगनेस टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी पैराग्राफ नंबर 6 था ना हमारा, एंटिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है वो फुलफिल करने का उनका विलिंगनेस होना चाहिए, उनका कमिटमेंट होना चाहिए। अगर एंटिटी ने कह दिया कि भाई मैं नहीं मानता ये सारी चीजें, मैं नहीं फुलफिल करूंगा, तो क्या कर लोगे आप? एज एन ऑडिटर कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई लीगल पावर्स तो है नहीं उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेने का। उसने आपको अपॉइंट किया और वो बोल रहा है कि भाई मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? आइदर डिस्क्लेमर दो या फिर आप विड्रॉ कर लो उस एंगेजमेंट से। यही 2-3 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शंस आपके पास बचेंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान में रखनी है। द एंगेजमेंट मस्ट एग्जिबिट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस एंड द एंटिटीज विलिंगनेस टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट मेक इट अप्रोप्रिएट फॉर एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी जिस प्रकार का आपका एंगेजमेंट होगा उस प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट प्रेजेंट द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। तो अगर आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही है और आपकी एंगेजमेंट के सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जैसे कि sufficient audit evidence and entities willingness to fulfill its responsibilities, तो ये चीजें अगर आपकी फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको ऐसे एंगेजमेंट्स एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ पैसा मिलता है इसलिए एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लो, ये गलत चीज है, ये अनएथिकल चीज है। तो पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, दैट इज कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑडिटर्स कंट्रोल, यानी ऑडिटर के जिम्मेदारियां क्या होती है वो देखो। अब यहां पर ऐसे 220 का रेफरेंस आता है एट दिस, पॉइंट नंबर ए, दिस पॉइंट एम्फोसाइजेस द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग एथिकल कंप्लायंस विच इंक्लूड्स। अब ऑडिटर को किन किन तरीके की एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, तो सबसे पहले इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये 3 चीजें हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल के पास होनी चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सटेंड बियॉन्ड इंडिपेंडेंस, यानी यहां पर आपके इंडिपेंडेंस जो एथिकल रिक्वायरमेंट में कवर होता है उसके अलावा भी और कुछ चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। एथिकल रिक्वायरमेंट एक्सटेंड बियॉन्ड इंडिपेंडेंस कवरिंग इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी, प्रोफेशनल बिहेवियर यानी एक सर्टन कॉर्पोरेट बिहेवियर होता है जहां पर जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन के हिसाब से हमारा एक कंडक्ट होना चाहिए। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी ऑडिट करते समय आपको एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलने वाला है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ सेंसिटिव मैटर, तो आपको एज एन ऑडिटर ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ऑडिट से रिलेटेड आप बाहर लीक नहीं करोगे किसी और अनजान व्यक्ति के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के व्यक्ति के साथ या आपके टीम मेंबर्स के अलावा आप किसी भी व्यक्ति के साथ उस एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के डिटेल्स शेयर नहीं करोगे, उसे कहा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर पॉइंट नंबर 2, the auditor must ensure that they adhere to these principles in every audit engagement। जितने भी काम करोगे आप ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपको इंडिपेंडेंस यानी एथिकल रिक्वायरमेंट्स में आपके इंडिपेंडेंस आपको फुलफिल करना है। उसके बाद में आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीजें आपको हर एक ऑडिट में एथिकल रिक्वायरमेंट्स ये फुलफिल करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, रेफरेंस टू ऐसे 220,
वाइल ऐसे 210 यानी जो करंट ऐसे है वो वाला, वाइल ऐसे 210 agreeing the terms of audit engagement deals with preconditions for accepting an audit engagement, ऐसे 220 focuses on the quality control aspect under auditor control। यानी यहां पर अब बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया। ऐसे 210 किन चीजों के बारे में बात करता है? प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट एंगेजमेंट। अब ये जो प्री कंडीशंस है ये एंटिटी की जिम्मेदारियां है, और ऐसे 220 जो है वो फोकस करता है क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑडिटर। यानी एक सेगमेंट हो गया मैनेजमेंट वाला, एक सेगमेंट हो गया ऑडिटर वाला। ऐसे 210 जो करंट वाला स्टैंडर्ड है वो मैनेजमेंट वाले सेगमेंट की जिम्मेदारियां बताता है, और ऐसे 220 जो आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे वो ऑडिटर के कंट्रोल में जो चीजें होती है रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल उसके बारे में आपको बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट एंगेजमेंट्स। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपके ध्यान में आनी चाहिए। ऐसे 220 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू इवैल्यूएट फर्म्स इंडिपेंडेंस, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म का इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंस एंड अदर एथिकल कंसिडरेशंस बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग द एंगेजमेंट। हो सकता है कि आपने पिछले साल भी सेम एंटिटी का ऑडिट किया, अब इस साल भी वही लोग आपको अपॉइंट करना चाहते हैं, दैट मीन्स कंटिन्यूइंग ऑडिट एंगेजमेंट। तो ऐसे केसेस में ऐसे 220 जो गाइडलाइंस आपको देता है उन चीजों को फॉलो करते हुए आपको अपना ऑडिट का काम या जो भी सर्विसेज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप प्रोवाइड करने वाले हो उन्हें आगे लेके चलना है। फिर पॉइंट नंबर बी, द इंटरेक्शन बिटवीन ऐसे 210 और ऐसे 220 हाईलाइट्स that some ethical considerations such as independence are directly under auditor's control, whereas other preconditions must be agreed upon with management। यानी ऐसे 210 और ऐसे 220 इनको जब हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो हमें एक बात ध्यान में आएगी कि कुछ चीजें ऑडिटर के कंट्रोल में है और कुछ बातें मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। तो जब तक ऑडिटर के कंट्रोल में जो बातें हैं और मैनेजमेंट के कंट्रोल में जो बातें हैं, उन दोनों बातों को शांति से बैठकर मैनेजमेंट और ऑडिटर जब तक डिस्कस नहीं करते, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री नहीं करते, तब तक आप ऑडिट का काम यानी एक्सेप्ट कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और आगे का काम आपका शुरू नहीं होगा। तो मित्रों ये था पॉइंट नंबर 2 एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानकारी। अब पॉइंट नंबर 3 प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एंटिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एंटिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? द थर्ड की पॉइंट आउटलाइंस द प्रीकंडीशंस फॉर एन ऑडिट विच मस्ट बी अग्रीड अपॉन बिटवीन द ऑडिटर एंड द एंटिटीज मैनेजमेंट। दीज प्रीकंडीशंस आर इसेंशियल टू एंश्योर दैट द ऑडिट कैन बी कंडक्टेड इफेक्टिवली। यानी आपको बस इतनी चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब तक ये प्रीकंडीशंस आप फुलफिल यानी एक्सेप्ट नहीं करती है मैनेजमेंट या एस्टैब्लिश नहीं होती है, तब तक आप ऑडिट का काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे। और डिटेल में पढ़ने के लिए कहाँ पे जाना है? तीसरी चौथी बार बता के हो गया है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? दीज प्री कंडीशंस आर आउटसाइड द ऑडिटर्स डायरेक्ट कंट्रोल। यानी ये जो प्री कंडीशंस है जिसमें मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां बताई गई है, ये ऑडिटर के डायरेक्ट कंट्रोल के बाहर है। यानी जब तक मैनेजमेंट अग्री नहीं करेगी तब तक ऑडिटर साहब कुछ नहीं कर सकते। बट are crucial for determining whether the audit can be conducted under appropriate conditions। लेकिन जो प्रीकंडीशंस है वो ऑडिटर साहब के तो कंट्रोल के बाहर है, लेकिन ये क्रूशल है to determine whether audit can be conducted under appropriate conditions। The auditor must ensure that management agrees to meet these responsibilities before accepting the audit engagement। क्या होता है कि हमें खुशी होती है, अरे वाह काम आ रहा, फीस मिलेगा, है ना। तो ऐसे चक्कर में क्या करता है, कमर्शियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म एक्सेप्ट तो कर लेती है, फिर झोल झपाटे वाले ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना पड़ता है ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसीलिए आपके जो स्टैंडर्ड्स यानी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है वो आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी बताते हैं, वो आपको ऑडिटर की जिम्मेदारियां भी बताते हैं, वो आपको मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां भी बताते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को पढ़ते वक्त आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जितना भी नॉलेज, जितने भी गाइडलाइंस, जितने भी इंस्ट्रक्शंस एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में दिए गए हैं वो सारे के सारे हमारे ऊपर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल के ऊपर एप्लीकेबल है कंपल्सरीली। वो
मैनेजमेंट के ऊपर कंपल्सरीली एप्लीकेबल नहीं है। यानी आप जाकर ये नहीं बोल सकते कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में ऐसा बोला है तो आप यानी मैनेजमेंट को भी ये फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां बताने वाले लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, जिसे हम स्टैट्यूट्स कहते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट, उनसे रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारी होगी मैनेजमेंट की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो कंपनीज एक्ट बताएगा। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स है उनकी जिम्मेदारियां पार्टनरशिप एक्ट बताएगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं बताएंगे। तो ये एक बेसिक बाइफर्केशन, बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रख के चलना है। तो जब आप मैनेजमेंट को बताओगे कि भैया हमारे हिसाब से ये आपकी जिम्मेदारियां है, आप इस पे अग्री करते हो कि नहीं करते हो बताओ, मैनेजमेंट बोलेगी कि हम इस पे अग्री नहीं करते, तो एज एन ऑडिटर एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आपको ये बताना चाहिए कि देखो जब तक एज मैनेजमेंट आप अपनी कुछ जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम ऑडिट एंगेजमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। फिर ओवरऑल कंक्लूजन क्या है ऐसे 210 के स्कोप वाले डिस्कशन का। ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट outlines a clear framework for agreeing on the terms of audit engagement, highlighting the roles of both auditor and the entity's management in ensuring that the engagement can be conducted under ethically sound and professionally competent conditions। यानी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा क्या, जो भी ऑडिट एंगेजमेंट होगी वो हमेशा एथिकली साउंड और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट कंडीशंस में कंडक्ट होनी चाहिए। जो भी ऑडिट एंगेजमेंट होगी वो हमेशा एथिकली साउंड एंड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एनवायरनमेंट में कंडक्ट होनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ऐसे 210 जो है, जिसका टाइटल है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये एकदम क्लियर तरीके से आउटलाइन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग फ्रेमवर्क फॉर अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब ये जो फ्रेमवर्क है इसमें ऑडिटर की जिम्मेदारियां और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां एकदम क्लियरली बताई गई है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू कंडक्ट द ऑडिट इन एथिकली साउंड एंड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एनवायरनमेंट वो फुलफिल हो सके। तो मित्रों ये है आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ 1 का कंक्लूजन। अब आप ये कहोगे कि सर आपने हमें यही चीज क्यों नहीं बताई। मित्रों ये वाला जो कंक्लूजन है ना, ये आपको इस पॉइंट पे इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि आपने ये इतना सारा मटेरियल आपकी खोपड़ी में समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आपके पास प्रेजेंट है। तो जब आपके पास एक बैकग्राउंड होता है स्टडी मटेरियल का या किसी भी टॉपिक का, तब आपको उस टॉपिक के बारे में कंक्लूजन समझना आसान होता है। आप अगर डायरेक्टली कंक्लूजन पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे रीड बिटवीन द लाइंस होते हैं, हर एक पॉइंट को हमें डिकोड करके पढ़ना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो इस तरीके से मित्रों आपका जो स्कोप ऑफ ऐसे 210 है वो एक कॉम्प्रहेंसिव मैनर में हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये वाला पोर्शन जो है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब यहाँ पर मेरी एक छोटी सी गलती हो गई है, और वो गलती है कि ये जो बैनर है ये बैनर में चेंज करना भूल गया था। ये बैनर हमारा क्या होना चाहिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो मित्रों ये जो बैनर है हमारा ये होना चाहिए था ये वाला, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशंस। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं उसके लिए थोड़ी से फिर से वीडियो एडिट नहीं करने वाला हूँ और मैं फिर से रिकॉर्ड भी नहीं करने वाला हूँ। जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, एंड अंत भला तो सब भला। अंत में मैंने जो मेरी एक छोटी सी गलती हुई थी उसको यहाँ पर मैंने टिक मार्क करके रिजॉल्व कर दिया है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में रिगार्डिंग दिस स्कोप वाला जो है ना, ऐसे 210 का स्कोप तो हमने पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 210 में, या ऐसे 210 का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, वो भी एकदम डिटेल में। तो ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जाने से पहले एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को पूरा देखिए और लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चलो बाय बाय।